गाय रिचीज द कवनेंट। गाय रिचीज क्यों? क्योंकि पहले इस फिल्म का नाम द इंटरप्रेटर था और फिर उसे बदलकर द कवनेंट किया गया। कवनेंट नाम की एक फिल्म 2006 में पहले ही बन चुकी थी, इसलिए इस फिल्म का नाम रखा गया गाय रिचीज द कवनेंट। और इस फिल्म के संदर्भ में द कवनेंट कवनेंट का मतलब क्या है? बॉन्ड, प्लेज, कमिटमेंट। इस फिल्म के दोनों प्रोटैगनिस्ट के बीच में एक अमेरिकन और एक अफगान, एक यूएस आर्मी के स्पेशल ऑपरेशन का सार्जेंट जॉन किनले और दूसरा लोकल इंटरप्रेटर अहमद यानी कि जेक जिलेनहॉल का कैरेक्टर और दूसरा डार सलीम। हॉलीवुड में वॉर के ऊपर बहुत सी फिल्में बन चुकी हैं, उनमें से कुछ तो क्लासिक्स हैं। मॉडर्न टाइम्स में यूएस इन्वेजन ऑफ इराक और यूएस इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान पर भी बहुत सी फिल्में बन चुकी हैं। फिल्म देखने से पहले एक सोच ये आती है कि अब और क्या दिखाओगे, जो हाल इस समय बॉलीवुड का हो रहा है। ऊपर से फिल्म के नाम के आगे गाय रिची का नाम जुड़ा हुआ है। गाय रिची जिसे हम लॉक स्टॉक टू स्मोकिंग बैरल्स और स्नैच जैसी फिल्मों के लिए जानते हैं। एक अपना यूनिक स्टाइल है उनका, जिसे बॉलीवुड में बहुत से डायरेक्टर्स ने टेरेंटिनो के साथ इमिटेट किया है। यानी कि टेरेंटिनो और गाय रिची को बहुत से डायरेक्टर्स ने इमिटेट किया है। अब वो गाय रिची वॉर पर एक फिल्म बनाने जा रहा है और यही सरप्राइज पैकेज है इस फिल्म का। ऊपरी शेल इसका एक वॉर फिल्म है, लेकिन अंदर ये सिर्फ दो इंसानों की कहानी है, उनके रिलेशनशिप की कहानी है। और यही पार्ट इस फिल्म का यूएसपी है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यूएस आर्मी, तालिबान, अमेरिका, अफगानिस्तान कुछ मायने नहीं रखते इंसानियत के सामने। बिना स्पॉयलर्स के आपको कहानी बताता हूं। यूएस आर्मी के स्पेशल ऑपरेशन के सार्जेंट जॉन किनले की टीम को एक नुकसान हुआ है, जिसमें औरों के साथ उन्होंने अपने अफगान इंटरप्रेटर को भी खो दिया है। अब उन्हें नया इंटरप्रेटर चाहिए और यहाँ एंट्री होती है अहमद की, जिसका तालिबान के साथ एक अपना पर्सनल स्कोर भी है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि अहमद एक बहुत ही सुलझा हुआ इंसान है। उसके इंस्टिंक्ट्स बहुत स्ट्रांग हैं और साथ ही उसका कमिटमेंट। दो अपोजिट साइड्स के लोग जिसमें यूएस आर्मी का अपर हैंड है, यानी कि सार्जेंट जॉन किनले अहमद का बॉस है। और ये जो नई रिलेशनशिप शुरू हुई है, इसमें वो पावर स्ट्रगल हल्का हल्का दिखाई देता है। और जॉन चाहे वो अहमद के काम की प्रशंसा करता है, उसे साफ साफ शब्दों में बताता है कि बॉस कौन है। फिर एक ऑपरेशन के दौरान कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सिर्फ जॉन और अहमद ही जिंदा बचते हैं। वो अपने बेस से 100 किलोमीटर दूर हैं, तालिबान के स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया में। जॉन को गोली लग चुकी है। अहमद उसे छोड़कर भाग सकता है, क्योंकि वापस बेस तक ले जाना तालिबान के एरिया से 100 किलोमीटर लगभग इम्पॉसिबल है। यहाँ से शुरू होता है द कवनेंट का पहला पार्ट, उस बॉन्ड, प्लेज और कमिटमेंट का पहला पार्ट। और जिस तरह से कहानी के इस पार्ट को शूट किया गया है, उसने कुछ हद तक 2015 में आई लियोनार्डो डी कैप्रियो की फिल्म रेवेनेंट की याद दिला दी। वो कहानी सर्वाइवल की थी, एक इंडिविजुअल की थी, पनिशिंग चैलेंजेस और रिच रिवार्ड्स की कहानी थी। ब्लू या ग्रेइश स्नो क्लैड बैकड्रॉप था उस कहानी का, डिप्रेसिंग कुछ हद तक। कवनेंट अफगानिस्तान की कहानी है, एक डिफिकल्ट टेरेन, पथरीले पहाड़, गर्मी, वॉर, चुभता हुआ वार्म पैलेट है इसका। बाय द वे, फिल्म की शूटिंग स्पेन में हुई है। ये पार्ट फिल्म का बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, जिस तरह से गाय रिची ने उसे शूट किया है और डार सलीम की परफॉर्मेंस को, उसके कैरेक्टर के ऑडियल को कैप्चर किया है। और साथ ही जेक जिलेनहॉल का कैरेक्टर, जो अब मरा कि तब मरा, कॉन्स्टेंटली आपको टेंशन में रखता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये द कवनेंट का एक पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है, यहाँ मैं स्पॉइलर को अवॉइड नहीं कर सकता, एक छोटा सा स्पॉइलर आएगा। सार्जेंट जॉन किनले रेस्क्यू हो जाता है बेहोशी की हालत में। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अमेरिका में होता है अपनी फैमिली के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ। लेकिन वो जो 100 किलोमीटर का रास्ता था जहां उसकी आंखें बीच बीच में खुलती थी, वो तमाम अपसाइड डाउन इमेजेस उसको हॉन्ट कर रही हैं।
एक बहुत अच्छा डायलॉग है इस सिचुएशन को समझाने के लिए। वो कहता है अपनी बीवी से कि उस आदमी ने तुम्हें एक गिफ्ट दिया, क्योंकि ऐसा मान लिया जाता है कि उसका कैरेक्टर मर चुका है, लेकिन उसका जिंदा वापस आना उसकी फैमिली के लिए एक गिफ्ट है। लेकिन उनका गिफ्ट उसके लिए एक श्राप बन गया है, क्योंकि उसे पता है कि जिस आदमी को वो पीछे छोड़ आया है, अहमद, अब वो तालिबान की हिट लिस्ट में काफी ऊपर उसका नंबर है। यानी कि उसे और उसकी फैमिली को अब तालिबान से बहुत बड़ा खतरा है, और ये ख्याल जॉन किनली को चैन से जीने नहीं दे रहा। उन दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोई भी रिटर्न करार नहीं था, कोई भी प्लेज या कमिटमेंट नहीं था, लेकिन जॉन इसे महसूस कर रहा है, और कुछ हद तक एज अ व्यूअर हम भी इसे महसूस करते हैं। फिल्म के एंड में ऐसा बताया गया है कि यूएस आर्मी ने अपने स्टे के दौरान वहाँ बहुत सारे इंटरप्रेटर्स को हायर किया था टाइम टू टाइम, और वो रिजीम चेंज होने पर जिस तरह से अफगानिस्तान से निकल गए, इन सबको पीछे छोड़ के, बहुत से लोगों को पीछे छोड़ के, और उनके निकलते ही तालिबान ने फिर से पूरे देश पर कंट्रोल कर लिया, तो उन लोगों का क्या बना होगा, उनकी फैमिलीज के साथ क्या हुआ होगा। फिल्म के अनुसार कम से कम 300 ऐसे इंटरप्रेटर्स को इमीडिएटली एक्सिक्यूट कर दिया गया था, और बाकी अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे हैं। रेस अगेंस्ट द टाइम। अब क्योंकि ये वॉर फिल्म है, तो कॉन्फ्लिक्ट के सीन्स तो लाजमी हैं, और यहीं ये फिल्म एक जगह पर जाकर फंस जाती है जहां इसे एक्शन थ्रिलर का पार्ट निभाना पड़ता है, और वो जो बेसिक ह्यूमन इमोशन की कहानी थी, उसके ऊपर का शेल एक बार फिर से वापस आ जाता है। अहमद के रोल में डार सलीम ने अपनी छाप छोड़ी है। हीरो बनते हुए भी जेक जिलनहॉल का जो कैरेक्टर है जॉन किनले, स्क्रीन प्ले के हिसाब से अहमद के सामने 19 लगता है, लेकिन दोनों ही एक्टर्स ने अपने रोल्स को बखूबी निभाया है। बात करें डायरेक्शन की, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर किसी को बताया ना जाए कि ये गाय रिची की फिल्म है, तो उनके लिए ये मानना मुश्किल होगा। इतना कुछ होने के बावजूद भी ये फिल्म बुल्स आई नहीं है, इसीलिए मैं इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार ही दूंगा। कुछ हद तक इसके वॉर बैकड्रॉप ने इसकी ह्यूमन इमोशन को डाइल्यूट कर दिया।